नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री का ये लाइव क्लास 70 है। ठीक है, टॉपिक है हमारा मोहम्मद गौरी और उसके भारत पर आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद गौरी और भारत पर उसके आक्रमण। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट पार। दोस्तों ध्यानपूर्वक क्लास कीजिए, सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, दोस्तों मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उसने भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई। ठीक है, उसका भारत में आक्रमण एक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है, जहां से हमारे भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है और हिंदुओं का दोस्तों यहाँ पर जो स्वाभिमान है वो घटता है। ठीक है, लगभग 1947 तक भारत जो है गुलाम रह जाता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण थ्योरी और दोस्तों बेहतरीन सवाल के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण पिछली क्लास में। ठीक है, क्योंकि उसका जो राज्य था वो कहाँ था, वो अफगानिस्तान की गजनी में था। यहाँ था, यहाँ से दोस्तों वो यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सॉरी मुल्तान पर आया। ठीक है, इस उसने इस सबको लूट लिया, यहाँ भी लूटा, यहाँ भी लूटा, यहाँ भी लूटा, सब कुछ लूटा हुआ वो वापस चला गया। ठीक है, कुछ साल बाद 100-150 साल बाद गौर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, गौर प्रदेश में मोहम्मद गौरी के वंश का उदय होता है और 1178 के लगभग मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण के लिए चलता है। ठीक है, 1178 में भारत पर उसने पहला आक्रमण किया। ठीक है, जिसमें उसकी हार हुई। तो दोस्तों 1178 के लगभग मोहम्मद गौरी भारत पर चलता है। उससे पहले उसका राज्य क्या था, कहाँ कैसे उसने सत्ता पाई गौर प्रदेश में, उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और भारत पर उसके आक्रमण के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, क्योंकि दोस्तों महमूद गजनवी केवल धन लूटने के लिए आया था और भारत में राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था। ठीक है, हालांकि इससे पूर्व 712 में भारत पर आक्रमण करने वाले पहला आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। उसने भारतीय राज्यों को विजित भी किया, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। आप सभी को पता होगा। ठीक है, जब हमने दोस्तों इस्लाम का उदय की क्लास करवाई थी तो 712 ईस्वी में, ठीक है, वो उसने देवर, सवार, ब्राह्मणवाद, ठीक है, सिंध, इस सब पर जो है आक्रमण किया था और जीता था। इसके बाद महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1026-27 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु अपनी सत्ता स्थापित करने में असफल रहा। दोस्तों असफल हम इसलिए कह सकते हैं, देखो वह राज्य स्थापित कर सकता था
परंतु उसकी मंशा राज्य स्थापित करने की नहीं थी। उसकी मंशा धन लूटकर गजनी को एक बेहतरीन, एक दुनिया का सबसे नंबर 1 साम्राज्य बनाने की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव पंजाब की वजह रही, ठीक है, जहां पर उसने खुसरो मलिक को अपना गवर्नर नियुक्त किया। गोर मुख्यतः एक कृषि प्रधान क्षेत्र था। इसका पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हेरात के बीच में स्थित था। इसका मध्य भाग आधुनिक अफगानिस्तान है, ठीक है। अतः गोरी साम्राज्य का आधार उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया चित्र के माध्यम से, ये देखो यहां पर तो गजनवी था, गजनवी साम्राज्य, ठीक है। और अफगानिस्तान उसके उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश था, ठीक है, गौर प्रदेश। और में जो वंश प्रधान था इसका नाम संसवानी था, संसवानी वंश, ठीक है। यह तुर्कों की एक शाखा थी। दोस्तों तुर्कों की कितनी शाखा थी, जैसे संसवानी, सलजुग, ठीक है, गजनी, ये गजनवी, ये कई शाखाएं थी जो पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गौर को विजय कर वहां के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। दोस्तों जब गौर प्रदेश के लोग इस्लाम धर्म में बदल गए तो वो नए मुसलमान कहलाए और उन्होंने अपनी धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को प्रसार करने के लिए चारों तरफ युद्ध करने प्रारंभ कर दिए। पहले यहाँ के निवासी कैसे थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। मोहम्मद गौरी ने संसवानी वंश को शक्तिशाली बनाया तब उसे गजनी में प्रतिष्ठित किया। गजनी को अपना मुख्य स्थान बनाकर उसने भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली सल्तनत का मार्ग जो है प्रशस्त किया, मार्ग दोस्तों बनाया उसने। यह तुर्कों का संसवानी वंश था। दोस्तों ये जो है, अब मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, यह तुर्कों का संसवानी वंश का था, ठीक है। मोहम्मद गौरी मध्य एशिया में गौर प्रदेश था जो कि अच्छे घोड़े और लोहे इस्पात के लिए विख्यात था। यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस्लाम को स्वीकार करने से पूर्व यहाँ के निवासी महायान बौद्ध धर्मावलंबी थे। दोस्तों इस्लाम धर्म इनको किसने कबूल करवाया, गजनियों ने, ठीक है। गजनियों ने यहाँ पर आक्रमण किया क्योंकि पहले यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे और यहाँ पर जो है गजनियों ने आक्रमण किया तो उनको जो इस्लाम में बदल दिया। यहीं पर एक वंश का उद्भव हुआ जो इतिहास में गोरी वंश के नाम से जाना गया। गौर में इस्लाम सभ्यता के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव महमूद गजनवी के समय से दिखते हैं। उसने गोरियों को इस्लाम धर्म के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किए। वस्तुतः गोरी आरंभ में गजनी के अधीन थे। यानी कि दोस्तों जो गोरी लोग थे वो स्टार्टिंग में कौन थे, वो गजनी साम्राज्य के अधीन थे। उनकी शक्ति अलाउद्दीन के काल में बढ़नी शुरू हो गई। अभी अलाउद्दीन कौन था, आइए देखते हैं। अलाउद्दीन ने महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर गजनी वंश के सभी शासकों की कब्रों को खुदवाकर उनकी हड्डियों को हवा में फैला दिया। अलाउद्दीन ने गजनी को 7 दिनों तक जलाया। इसी कारण से जहां सोज दुनिया को जलाने वाला कहा गया। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों आज का एग्जाम में, ठीक है। उसके पश्चात उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर का शासक बना। ये कहानी दोस्तों हमने पिछली बार ही पढ़ी थी, ठीक है। गयासुद्दीन का छोटा भाई शहाबुद्दीन था जिसने 1173 में गजनी जीता था। मिन्हाज के अनुसार उनकी माता बड़े भाई को हफ्सी और छोटे को जंगी कहा करती थी। शहाबुद्दीन गजनी का शासक बना और यही जो है मोहम्मद गौरी कहलाया।
यही वह शहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी था जिसने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने सर्वदा अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना। उसने अपने बड़े भाई के नाम के सिक्के डलवाए और खुतबा पढ़वाया। खुतबा दोस्तों जब पढ़वाते हैं, जब कोई राजा बादशाह बनता है या कोई व्यक्ति बादशाह बनता है, तब जो वह दोस्तों अल्लाह के नाम का स्मरण करता है कि भाई मैं जो है जो भी हूँ अल्लाह के नाम से हूँ, ठीक है। और कुछ उस आयतें होती है उसमें, तो मैं शपथ इसको बोल सकता हूँ, शपथ। वह अपने भाई की आज्ञा के बिना किसी भी अभियान पर नहीं गया। 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुजुद्दीन की उपाधि धारण की व गौर को राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी अन्य नाम जंगी या शहाबुद्दीन। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शहाबुद्दीन की उपाधि मुजुद्दीन हो गई। मोहम्मद बिन शाम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वंश संसबनी जुहाक, पौराणिक नायक जुहाक को मुजुद्दीन के राजवंश का प्रथम पूर्वज बताया जाता है। मिनहाज के तबकात नासरी में मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण मिलता है। गौरी पर भारत पर आक्रमण के कारण, गौरी का भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे, ठीक है दोस्तों, क्यों उसने आक्रमण किया? भाई महमूद गजनवी की बात करें तो उसको धन प्राप्त करना था, परंतु मोहम्मद गौरी की बात करें तो उसके कारण क्या थे? भारत में साम्राज्य स्थापित करना, पंजाब को जीतना जो कि गजनी वंश के खुसरो मलिक के अधीन था, ठीक है। तीसरा, इसका अपने बड़े भाई से समझौता हुआ कि वह पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करेगा और शहाबुद्दीन पूरब की ओर विस्तार करेगा। धर्म विस्तार एवं धन की लालसा भी था। इन सभी कारणों में प्रधान कारण भारत में साम्राज्य स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा थी। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के दोस्तों मुख्य 2 कारण थे। अब इनको विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला था गजनी पर संसवनी वंश का अधिकार हो गया, किंतु ख्वारिज्मों की शक्ति का विरोध करना उसके लिए संभव नहीं था। ख्वारिज्म शासकों ने गोर वंश के पश्चिम की ओर राज्य विस्तार को रोक दिया। ख्वारिज्म के शाह ने खुरासान पूर्वी ईरान को जीत लिया, जो गोरों व ख्वारिज्मों के बीच झगड़े की जड़ था। दोस्तों ख्वारिज्म भी एक राज्य था जो कहाँ था? गोर राज्य के पश्चिम में था। यहाँ पर गजनी था, यहाँ गोर था और यहाँ ख्वारिज्म था, ठीक है भाई। जब पश्चिम में ख्वारिज्म था और ख्वारिज्म को जीतना इनके बस की नहीं था, तो क्या कहते तो शहाबुद्दीन ने भारत की तरफ, पूरब की तरफ जो है प्रस्थान किया और यहाँ पर अपना राज्य विस्तार और स्थापित करने का प्लान बनाया। फलस्वरूप गौरियों को भारत की ओर प्रसार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था दोस्तों, क्योंकि ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो देखो पश्चिम की तरफ तो नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि वहां ख्वारिज्म का शक्तिशाली राज्य था, तो उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि वे पूरब की तरफ जाकर भारत को अपना राज्य बनाए। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर राज्य विस्तार करने का उत्तरदायित्व मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन का था, जो गोर का शासक था। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी और उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन 2 भाई थे। गयासुद्दीन ने कहा कि भाई मैं जो है पश्चिम की तरफ जाऊंगा राज्य विस्तार करने, तुम जो है पूरब की तरफ जाओ। तो मोहम्मद गौरी के पास में भारत की तरफ बढ़ने का एक दबाव भी था, ठीक है। अतः मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत पर का क्षेत्र चुना और उसके बड़े भाई ने पश्चिम की ओर। दूसरा कारण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का दूसरा कारण पंजाब पर अधिकार करना था। उस समय पंजाब में गजनवी वंश का राज्य था जो लाहौर प्रशासन कर रहे थे। गजनवी और गोर वंश में वंशानुगत शत्रुता थी, ठीक है।
इसलिए लाहौर पर अधिकार करना और गजनवी वंश के शासकों का विनाश करना मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त वह मुल्तान पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि मुल्तान और पंजाब पर नियंत्रण किए बिना उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना संभव नहीं था। क्योंकि दोस्तों पंजाब को, ठीक है, मुल्तान और पंजाब को जो है भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है भारत में प्रवेश करने का। अगर दोस्तों हम पंजाब और मुल्तान के उत्तर में देखें तो वहां पर पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत बहुत ऊंचा है, उसको पार पाना, हिमालय पर्वत को पार पाना बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए दोस्तों मुल्तान और पंजाब के रास्ते होकर ही जो है एक रास्ता बचता है, ठीक है। यहाँ को पंजाब और मुल्तान पर विजय प्राप्त करके ही भारत में एंट्री कर सकते था वो। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की दशा क्या थी? भाई दशा क्या थी? वह आक्रमण करता गया और भारत के राजा हारते गए। उसका कारण क्या था? ठीक है, तो भारत पर 3 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तत्पश्चात 1027 में महमूद गजनवी द्वारा। वह तीसरा आक्रमण 1175 में मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया। ठीक है, इन आक्रमणों का कोप भंग झेलने के बाद भी भारतीय शासक कुछ भी सीखने का प्रयत्न नहीं करे, उन्होंने नहीं किया। दोस्तों अगर किसी पे आक्रमण हो तो अगर उस पर दोबारा आक्रमण होने की संभावना हो तो कुछ ना कुछ तो उसको करना चाहिए कि भाई उसका अपने राज्य की सीमा को मजबूत करे, सीमाओं पर बढ़िया मशीन, गोला बारूद वाली मशीन लगाए, तोप लगाए, अच्छे सैनिक लगाए। परंतु भारत शासकों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भी भारत की वही स्थिति थी जो मीर कासिम व महमूद गजनवी के समय में था। केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण, क्योंकि उस समय दोस्तों भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, छोटे छोटे राज्यों ने जो है पकड़ बना रखी थी, ठीक है, और वो अपने राज्य को अपना देश समझते थे और आपस में वो लड़ते रहते थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों राजनीतिक एकता का अभाव था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था भारत उस समय। जिसके शासक स्वयं में स्वतंत्र थे, उनमें राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा एवं बलशालियों के झगड़ों के कारण युद्ध होते रहते थे। उस समय कुछ राजपूत राजवंश निश्चित रूप से शक्तिशाली थे, किंतु वे अपनी शक्ति का उपयोग आक्रमणकारियों के बजाय एक दूसरे को नष्ट करने में करते रहते थे। जैसे कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और चंदा जयचंद के बीच युद्ध हो गया, ये दोनों दुश्मन बन गए। ठीक है, इसलिए जब मोहम्मद गौरी का दूसरा युद्ध हुआ तब जो है चंदा जयचंद ने उसको साथ नहीं दिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान व पंजाब की 3 मुस्लिम राज्य थे। सिंध में सुम्र जाति के शिया शासकों का शासन था, मुल्तान में करमाती जाति के शासक थे तथा पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम खुसरम मलिक का शासन था। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी को इन तीनों को हराकर भारत में एंट्री करना था, जिसकी राजधानी लाहौर थी। पंजाब की राजधानी लाहौर थी। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का राज्य था, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ा थी। अनिलवाड़ा पाटन। इस समय वहां का शासक मूल राज द्वितीय था, ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का शासन था, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। वह सभी तत्कालीन भारतीय शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन भला? पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उसने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष किया तथा सभी से शत्रुता मोल ले ली।
कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था, जो उत्तर भारत में सबसे अधिक विशाल था। ठीक है, गढ़वाल। गौरी के आक्रमण के समय वहां का शासक जयचंद था। ठीक है, गौरी के आक्रमण के समय दोस्तों वहां का शासक कौन था? जयचंद था। पृथ्वीराज तृतीय राज पिथौरा ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से बलपूर्वक विवाह कर इससे घोर शत्रुता मोल ले ली थी, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय में शत्रुता हो गई। जयजाक भुक्ति बुंदेलखंड का पूरा नाम क्या है? जयजाक भुक्ति में चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, शासन था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक परमार्दी देव 1165 से 1202 ईस्वी था। कलचुरी में चेदी वंश का शासन था। चेदी वंश के कारण शासक कर्ण की प्रतिष्ठा को गढ़वाल सत्ता ने अत्यधिक आघात पहुंचाया था। बंगाल में पाल और सैन वंश का शासन था, जो अपनी पतन की अवस्था में था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीयों की आंतरिक स्थिति बिखरी हुई थी। कोई भी राजवंश तुर्कों को रोकने में सक्षम नहीं था, क्योंकि दोस्तों सब जो है अपने राज्य में सभी राजाओं के शासक जो है राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे। तो इसलिए विदेशी आक्रमण को रोकने का किसी के पास में कोई विचार नहीं था कि भाई कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के राजाओं में आपस में फूट पड़ी हुई थी, एकता का अभाव था। तत्कालीन समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा समाज जाति आधारित समाज था, ऐसा ही बना रहा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय की सामाजिक स्थिति दयनीय थी, क्योंकि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो अल बरूनी ने उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का वर्णन किया है। ऐसी ही कंडीशन दोस्तों 200 साल बाद भी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की। ठीक है, तो सबसे पहला आक्रमण मुल्तान व सिंध पर किया उसने। ठीक है, अपने भारत के अभियान के तहत मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। ये इंपोर्टेंट है, कई बार जम चुका है। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। कोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इसी मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। गौरी से पहले के आक्रमण भी इसी मार्ग से हुए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। ठीक है, करमाथियों का शासन था। गौरी करमाती तो कौन थे? करमाती वंश था। गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार के बाद उसने उच्च और निचले सिंध को भी जीत लिया। अब दूसरा आक्रमण उसका दोस्तों 3 साल बाद अनिलवाड़ा या नारवाला पाटन पर होता है। ठीक है, जहां पर उसकी पराजित हुई। मुल्तान व सिंध को जीतने के बाद गौरी 1178-79 में दक्षिणी राजपूताना होते हुए अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का चालुक्य वंशी शासक मूल राजदूत का शासन था। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। उसका भाई भीमदत्त अपनी विधवा साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायद्रा नामक स्थान पर गौरी का सामना किया। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। नायिका देवी प्रसिद्ध है और कायद्रा स्थान पर। ठीक है, गौरी की सेना पूर्ण रूपेण से पराजित हुई। यहाँ पर गौरी जो है दोस्तों पहली बार हारता है।
गौरी किसी प्रकार गुजरात से अपनी पराजित सेना सहित भाग निकला। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। भारतीय नरेशों में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था। इसने सर्वप्रथम गौरी को पराजित किया था। और दोबारा कब हारा? दोबारा दोस्तों 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हारा था। ठीक है, उसके बाद में पेशावर पर आक्रमण करता है। मूलराज द्वितीय से पराजित होने के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग जो है बदल दिया। उसने पंजाब के मार्ग से भारत में प्रवेश करने का निश्चय किया। 1189 में उसने पेशावर जो पंजाब के शासक के अधीनता पर आक्रमण किया। कौन था? खुसरो मलिक, तथा उस पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष बाद 1181-82 में वह लाहौर की तरफ बढ़ा। उस समय वहां गजनबी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। युद्ध के बजाय उसने बहुमूल्य भेंटें तो अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में देकर अपनी रक्षा की। 1182 में गौरी ने देवल के विरुद्ध कूच किया तथा समस्त तटवर्ती प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली। सुमरा शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1184 में गौरी की सेना ने पूर्ण लाहौर की ओर कूच किया तथा समस्त प्रदेश नष्ट कर दिया। गजनी वापस जाते समय गौरी सियालकोट के दुर्ग पर अधिकार कर वहां रक्षक सेना की व्यवस्था करने का आदेश दिया। हुसैन बिन खरमेल को दुर्ग का अधिकारी नियुक्त किया गया। खुसरो मलिक अपनी राजधानी के निकट गौरियों की इस संगठन को लिए खतरा समझने लगा। उसने खोखर जनजातियों से संधि कर उनकी सहायता से सियालकोट को घेर लिया, किंतु यह घेरा उसके लिए कठिन सिद्ध हुआ। 1186 में भारत में गजनबी सत्ता के अंतिम अवशेष नष्ट करने के लिए पूर्ण गौरी लाहौर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। जम्मू के शासक राजा चक्रदेव ने खुसरो मलिक के विरुद्ध लाहौर पर आक्रमण करने के लिए गौरी को प्रोत्साहित किया था, क्योंकि खुसरो मलिक में राजा चंद्रदेव में शत्रुता थी। खुसरो मलिक बिना युद्ध किए संधि वार्ता करने लगा। वह गौरी से भेंट करने के लिए दुर्ग से बाहर निकला। उसे बंदी बनाकर गर्जिस्तान में बलाखान नामक स्थान पर भेज दिया गया, जहां कुछ समय पश्चात 1192 में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार लाहौर पर गौरियों का पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई। अली करमच जो गौरी के सिपा सलार व बली थे, लाहौर में नियुक्त किए गए। न्याय का प्रबंध सिराजुद्दीन को सौंपा गया। ठीक है, अब दोस्तों शुरू होता है तराइन का प्रथम युद्ध, जब पृथ्वीराज ने गौरी को 80 मील तक खदेड़ा था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मोहम्मद गौरी की जान बची थी। तराइन के युद्ध ने दोस्तों पूरी तरीके से, क्योंकि तराइन के प्रथम 2 युद्ध हुए, प्रथम 1191 में, दूसरा 1192 में। ठीक है, तो 1192 वाले युद्ध ने पूरा नक्शा भारत का बदल दिया। आला उदल भी दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदल सिंह सर कटने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने वाला योद्धा था। ठीक है, उदल सिंह। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी शुरू होता है। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय की राज्य की सीमाओं से टकराने लगी, मिलने लगी दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भाई जब दोनों यानी कि पृथ्वीराज चौहान भी राज्य विस्तार कर रहा था और मोहम्मद गौरी भी राज्य विस्तार कर रहा था, तो इन दोनों में दोस्तों युद्ध होना अवश्य था। 1189 ईस्वी में गौरी ने तबर हिंद भटिंडा में दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां नियुक्त किया। राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय ने अपने लिए खतरा महसूस किया। उसने मोहम्मद गौरी को आगे बढ़ने
आने से रोकने का निश्चय किया। एक विशाल सेना के साथ वह बठिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ा। इस अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की। जयचंद, जो कन्नौज के राठौर वंश का राजा था, इस युद्ध में अपने को अलग रखा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा ने उसकी लड़की का अपहरण कर उसका अपमान किया था। ठीक है, बलपूर्वक विवाह किया था उससे। 1191 में बठिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी की बात में यह दूसरी पराजय थी। गौरी को युद्ध में पराजित करने के बाद पृथ्वीराज तृतीय बठिंडा की ओर बढ़ा। मलिक जयाउद्दीन 13 महीने तक दुर्ग की रक्षा किया, किंतु अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। अब दोस्तों शुरुआत होती है तराइन के दूसरे युद्ध की, जो 1 साल बाद पूरी तरीके से दोस्तों तैयारी के साथ में मोहम्मद गौरी गजनी से चलता है। ठीक है, क्योंकि उसको इस हार का बदला लेना था, क्योंकि दोस्तों बहुत दुखी था इस हार से। इस हार से उसकी बहुत बदनामी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों वह तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद गजनी लौट गया। ठीक है, इस पराजय से वह इतना दुखी था कि खाना पीना छोड़ दिया। 1 वर्ष की मजबूत तैयारी के बाद वह विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। ठीक है, और उसी स्थान पर अपना शिविर लगाया जहां 1 वर्ष पूर्व उसकी पराजय हुई थी। उसकी सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी खारबक, खरमेल, इलाह और मुकब्बा, जो अनुभवी और दक्ष थे। इसके अतिरिक्त ताजुद्दीन एलदौज, वाचा, ऐबक भी उसकी सेना में थे। उधर पृथ्वीराज तृतीय की सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय और बदम शाह रावल के हाथों में थी। युद्ध से पहले गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, किंतु उसने कटु उत्तर के साथ प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का सामना किया, किंतु वह गौरी की सत्ता और युद्ध प्रणाली के सामने नहीं टिक सका और पराजित हुआ। गोविंद राय, जो युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, मारा गया। खांडे राय भी, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को घायल किया था, मारा गया। पृथ्वीराज हताश होकर घोड़ों पर बैठकर भागने का प्रयास किया, किंतु वह सुरसरी, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, सुरसरी के निकट पकड़ा गया। आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य में के निकट पकड़ा गया और बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज के मृत्यु के बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किया है। चंद्रवरदाई के अनुसार उसे पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां उसने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, परंतु बाद में उसे भी मार दिया गया। तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासर में लिखा कि पृथ्वीराज थर्ड को समय तक शासक बनाए रखा गया, परंतु बाद में उसे हराकर उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया गया। ये भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। किंतु हसन निजामी का मत स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वीराज गौरी के साथ अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसने विद्रोह करने का प्रयास किया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर उल्टी और श्री मोहम्मद शाम लिखा गया, जिससे प्रमाणित होता है कि उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तराइन का युद्ध भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है।
शुरू करते हैं थोड़ी सी प्रयास को है। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया, क्योंकि तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत में शक्तिशाली नेता बादशाह या शासक कोई नहीं था जो मोहम्मद गौरी का मुकाबला कर सकता था। तराइन के विजय के बाद तुरंत बाद गौरी ने हांसी सरस्वती सहित समस्त शिवालिक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। गौरी की अधीनता में पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर का शासन सौंपा गया। दिल्ली को भी जीत लिया गया। इन विजयों के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया, उसे कोहराम में नियुक्त किया कर गजनी वापस लौट गए। ये इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि भाई ये सवाल आता है कि जब मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध के बाद में जब वापस गया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का शासक नियुक्त किया? कोहराम का। कोहराम ऐबक का मुख्यालय था, वहीं से वह विचित्र प्रदेशों की देखभाल करता था। गौरी के वापस जाने के कुछ समय पश्चात विभिन्न प्रदेशों में पूर्ण विद्रोह प्रारंभ हो गए। अजमेर व दिल्ली में विद्रोह हुए। ऐबक ने इन विद्रोह का दमन कर इन स्थानों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। कुछ समय पश्चात अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का भाई हरिराम ने 1193 में पूर्ण विद्रोह किया, रणथंभौर का वो घेर लिया। ऐबक इसका सामना करने के लिए बढ़ा। हरिराम प्रतिकूल परिस्थितियों देख रणथंभौर से हट गया। उसने अजमेर भी त्याग दिया। अंत में उसने सफलता की सारी आशा छोड़ दी तथा जौहर कर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ऐबक ने राजपूताना में तुर्क सत्ता के प्रशासनिक पुनर्गठन का निश्चय किया। मुस्लिम अधिकारियों को अजमेर में नियुक्त किया। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र को तुर्क का अधिकारी बनाकर रणथंभौर भेज दिया गया। अजमेर के तुर्क सत्ता को उखाड़ने का प्रयास मेड़ राजपूतों ने भी किया। मेड़ दोस्तों एक राजपूत थे, किंतु ऐबक ने इनके विद्रोह को दबा दिया। इसके पश्चात ऐबक ने मेरठ, बरन, आधुनिक बुलंदशहर, कोयल, अलीगढ़, दिल्ली पर अधिकार कर उसे अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया। ये जो प्राचीन नाम है दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अब शुरू होता है 1194 का चंदावर का युद्ध, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था।
कन्नौज या चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। दोआब में, दोआब मतलब तो गंगा और यमुना और सतलज के बीच का क्षेत्र दोआब। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज की शक्तिशाली गढ़वाल राज्य को हराना जरूरी था। ठीक है, गौरी ने कन्नौज की महत्ता को महसूस किया। 50,000 अश्वारोहियों के साथ वह कन्नौज और बनारस की ओर कूच किया। उस समय कन्नौज पर गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद्र का शासन था। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जयचंद्र की आंख में तीर लग गया, वह हाथी से गिर पड़ा। उसकी सेना का साहस टूट गया और रणभूमि से भाग गए। जयचंद्र पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद गौरी आसानी से किले को लूटा, जहां जयचंद्र ने अपने कोष को संग्रहित कर रखा था। जयचंद्र के सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया। आगे बढ़कर उसने बनारस को भी लूटा। बनारस में कई मंदिरों को नष्ट कर उनके स्थान पर मस्जिद बनवाई। यद्यपि समस्त गढ़वाल राज्य पर अधिकार नहीं किया जा सका। गढ़वालों के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र अब भी स्वतंत्र रहे। फिर भी गौरी द्वारा तराइन व चंदावर की विजय ने बाद में तुर्की राज्य की बुनियाद रख दी। 1196 का गौरी अभियान। ठीक है, गौरी का अभियान 1196 में गौरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना पर आक्रमण किया, जो यादव के भट्टी राजपूत कुमारपाल के अधिकार में था। कुमारपाल भागकर थनकर थानागिरी के दुर्ग में छिप गया और अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। थनकर वह विजय मंदिर गढ़ पर अधिकार के बाद गौरी ने वहां का दायित्व बहाउद्दीन तुगलक को सौंप दिया। इसके बाद वह ग्वालियर की ओर कूच किया। यहाँ का राजा परिहार वंशीय सुरक्षणपाल था। उसने गौरी की आधिपत्य स्वीकार कर ली। ग्वालियर का दायित्व भी बहाउद्दीन तुगलक को सौंप दिया। इसके बाद कुछ वर्षों तक मोहम्मद गौरी मध्य एशिया में तुर्कों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। उसकी अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके कार्यों का प्रबंध किया। ऐबक को एक बार पूर्ण राजस्थान के मेड़ों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मेड़ों ने राजस्थान के चौहानों व गुजरात के चालुक्यों की सहायता से तुर्कों को राजस्थान से निकालने का प्रयास किया, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। इस समस्या के समाधान के बाद ऐबक अनिलवाड़ा की ओर कूच किया। अनिलवाड़ा तथा गुजरात पर आक्रमण किया। आप पर्वत के निकट चालुक्यों ने उसका मुकाबला किया, किंतु अच्छे सैन्य संचालन के कारण ऐबक की जीत हुई। भीमदुत्य अनिलवाड़ छोड़कर भाग गया। उसका सेनापति कुमारपाल पराजित हुआ और मारा गया। नगर को पूरी तरह से लूट लिया गया। इस विजय के बाद भी ऐबक गुजरात विजय को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं ले सका। इसके पश्चात ऐबक ने 1197-98 में बदायूं तथा 1199 में चंदावर और कन्नौज पर विजय प्राप्त की। राजपूताना क्षेत्र में उसने सिरोही व मालवा को जीता। तत्पश्चात ऐबक ने अपना ध्यान बुंदेलखंड के चंदेलों की ओर आकर्षित किया। अब बुंदेलखंड की बारी आती है। बुंदेलखंड की विजय ऐबक की महत्वपूर्ण विजय थी। 1202 ईस्वी में ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण किया, जो चंदेल वंशी राजा परमार्थिदेव का एक मजबूत दुर्ग सैनिक केंद्र था। कई दिनों तक घेरा के बाद संधि वार्ता आरंभ हुई, किंतु इससे पूर्व ही राजा परमार्थिदेव की मृत्यु हो गई। परमार्थिदेव के प्रधानमंत्री अजय देव ने पूर्ण विरोध प्रारंभ किया। उसने एक पहाड़ी सोते मतलब झरना उसने एक पहाड़ी सोते झरने से पानी की व्यवस्था कर ली, किंतु तुर्कों को
पता चलते ही सोते का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया, फलस्वरूप जल की आपूर्ति बंद हो गई। अजय देव के लिए संधि के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा। चंदेलों ने कलिंगर का दुर्ग खाली कर अजयगढ़ के निकटवर्ती दुर्ग में चले गए। कलिंजर विजय के पश्चात ऐबक ने महोबा व खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। हसन अर्नल को इन विजित क्षेत्रों का दायित्व सौंपा गया। अब कुतुबुद्दीन ने बिहार विजय किया। बिहार विजय, ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अन्य विजय में व्यस्त था तो उसके सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये कौन था, गोरी का एक सरदार था, ने बिहार और बंगाल विजय की योजना बनाई। तो ये बहुत ही खतरनाक था बख्तियार खिलजी। 502 ईस्वी में उसने बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा इंदुमन भीरू था, जो बिना युद्ध किए ही भाग गया। बख्तियार खिलजी ने यहाँ के बौद्ध विहारों को लूटा तथा भिक्षुओं का कत्ल कर दिया। इसके पश्चात उसने विद्या केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार जन्म चुका है। धीरे धीरे उसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया। यहाँ से वह अतुल संपत्ति और उपहार प्राप्त किया। बौद्धों की परंपरा अनुसार 12 ईस्वी में कश्मीर का प्रसिद्ध विद्वान संत शाक्य श्रीबद्ध उदंतपुर में विक्रमशिला के बौद्ध विहारों में आया, किंतु उन्हें नष्ट पाया। अब बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के बाद में बंगाल विजय के लिए विजय किया, ठीक है। बंगाल विजय, बिहार विजय से उत्साहित होकर बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय की योजना बनाई, क्योंकि दोस्तों वह वापस नहीं आया, वह आगे बढ़ गया, ठीक है। उस समय वहां सैन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी की बंगाल विजय की भविष्यवाणी लक्ष्मण सेन के दरबार के कुछ ज्योतिषों ने पहले ही कर दी थी, तो इसकी सूचना लक्ष्मण सेन को दी। इस भविष्यवाणी के बाद वहां के कुछ निवासियों ने नदिया को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए, किंतु लक्ष्मण सेन राजधानी छोड़ने के पक्ष में नहीं था। उसने भावी विपत्ति दूर करने हेतु 1203 में देवता को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे इंद्री महाशांति कहते हैं। 1245 में बख्तियार ने बंगाल पर आक्रमण किया। वह इतनी तीव्र गति से राजधानी नदिया में प्रवेश किया कि उस समय उसके साथ केवल 18 अश्वारोही थे। यानी कि दोस्तों वह इतनी तेज गति से नदिया में प्रवेश किया राज्य में कि सारी सेना पीछे रह गई और केवल 18 घोड़े उसके साथ केवल पहुंच गए। आप बताओ भाई, 18 घोड़े का मुकाबला करने के लिए लोग भाग गए, शेष सेना पीछे रह गई। राजधानी के सैनिकों और नागरिकों ने उसे घोड़ों के व्यापारी समझा, अतः वह बिना किसी बाधा के महल के फाटक तक पहुंच गया और अचानक आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। राजा की अनुपस्थिति में राजधानी की सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्कों ने नदिया को बुरी तरह से लूटा। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल भाग गया तथा अपने साम्राज्य के शेष भागों पर कुछ वर्षों तक चुनारगांव से शासन करता रहा। बख्तियार खिलजी नदिया पर स्थायी रूप से शासन नहीं करना चाहता था, क्योंकि नदिया दक्षिण बंगाल में पड़ता था, अतः उस पर अधिकार व नियंत्रण रखना कठिन था। इसलिए उसने उत्तरी बंगाल स्थित लखनऊ को चुना, जो बिहार स्थित उसके मुख्यालय के निकट था। लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी ने उत्तरी बंगाल के अधिकृत प्रदेशों में सांस्कृतिक और सैनिक दृष्टि से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उन क्षेत्रों में अनेक मस्जिदें, मदरसे और खानका बनवाए और लखनऊ और वीरभूमि जिले में एक नगर देवकोट में सैनिक चौकियों का निर्माण करवाया तथा मुहिउद्दीन के नाम से खुतबा भी पढ़वाया। दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल में क्या क्या किया।
अब बख्तियार खिलजी का तिब्बत अभियान, बिहार और बंगाल विजय से प्रोत्साहित होकर बख्तियार ने तिब्बत जीतने की योजना बनाई। 1805 में लगभग अपने 10,000, तो 50,000 में से 10,000 बचे यहाँ पर, केवल 10,000 घुड़सवारों सहित तिब्बत अभियान के लिए कूच किया। अपने इस अभियान के दौरान बख्तियार ने तिब्बत और लखनऊ के मध्य स्थित पहाड़ियों पर निवास करने वाले 3 जनजातियों कूच, मेज, मेगा और त्यारू की सहायता प्राप्त की थी। 15 दिनों तक चलने के बाद बख्तियार की सेना तिब्बत की एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश की तो नगर पर आक्रमण कर दिया। नगरवासियों और किलों के रक्षकों ने आक्रमणकारियों का सामना किया। युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। बख्तियार को भारी क्षति उठानी पड़ी। अंत में उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया और वापस लौट आया। वापस आने के बाद उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वह बीमार पड़ा और 1206 में उसके एक सरदार अली मर्दन खिलजी ने उसका वध कर दिया। ख्वारिज्म मध्य एशिया का विशाल क्षेत्र था। ख्वारिज्म तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो आप पहुंचते ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म मध्य एशिया का एक विशाल क्षेत्र था जिसकी पश्चिमी सीमा पर कैस्पियन सागर, पूर्वी सीमा पर बुखारा और आक्सस तथा दक्षिणी सीमा पर खुरासान था। मध्य एशिया में मोहम्मद गौरी का मुख्य शत्रु ख्वारिज्म शाह था। जिस समय मोहम्मद गौरी के सरदार भारत में उसके राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय वह स्वयं ख्वारिज्म के शासक के साथ जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहा था। 1205 में ख्वारिज्म शाह ने अंधकुद के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह परास्त कर दिया। पराजित होने के बाद गौरी किसी तरह भागकर गजनी वापस लौट आया। अंधकुद युद्ध में गौरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ये भी इंपोर्टेंट है कि भाई कौन से युद्ध में मोहम्मद गौरी अंतिम बार हारा, तो अंधकुद के युद्ध में। ठीक है, अंधाखुद की पराजय के ने गौरी की प्रतिष्ठा को भयंकर हानि पहुंचाई। विरोधी तत्व उसके संपूर्ण साम्राज्य में सक्रिय हो गए। उसके मृत्यु के झूठे समाचार फैलाने लगे। इस अफवाहों की प्रतिक्रिया भारत में भी पहुंची कि भाई मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है। अब गौरी का भारत में अंतिम अभियान कौन सा था? गौरी का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। गौरी की मृत्यु की अब्बा का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। पंजाब के खोखर जाति के 2 सरदारों वकन और सरका ने समस्त प्रदेश में विप्लव आरंभ कर दिया, यानी कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। वे लाहौर और गजनी के बीच संचार उन्होंने काट दिया। इस कारण 1205 में गौरी पूर्ण भारत आया। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों से उसका मुकाबला हुआ। खोखर वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए, उनका दमन कर दिया गया। खोखरों के दमन के बाद गौरी लाहौर पहुंचा। वहां व्यवस्था स्थापित कर ऐबक को दिल्ली जाने के लिए अनुमति देकर गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सिंधु नदी के किनारे सम्यक स्थान पर कुछ समय के लिए अपना शिविर लगाया। जिस समय मोहम्मद गौरी संध्या कालीन नमाज पढ़ रहा था कि कुछ व्यक्ति अचानक उसके शिविर में घुस आए और 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी। तब गौरी की विजयी सेना को एक शव यात्रा के रूप दे दिया गया। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी लाया गया और यहीं दफनाया गया। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा महमूद उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु महमूद अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। उसकी मृत्यु के बाद ख्वारिज्म शासक ने गौरी के मध्य एशिया के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय तक गौरी का एक दास अजुद्दीन एलदौज ने गजनी पर अधिकार कर रखा था, किंतु ख्वारिज्मों ने
वहां से निकालकर संपूर्ण मध्य एशिया अपने अधीन कर लिया। ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के भारतीय विजित क्षेत्रों की सुरक्षा करने के अलावा करने में सफल रहा। अंत में गुलाम वंश की उसने स्थापना की 1206 में। मोहम्मद गौरी का चरित्र और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का चरित्र और मूल्यांकन। स्थायी परिणाम की दृष्टि से गौरी महमूद गजनवी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसी कारण वह जन्मजात सेनापति न होते हुए भी एक सफल विजेता अवश्य हुआ। अनिलवाड़ा युद्ध में वह मूलराज युद्ध से पराजित हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। वह अंधकुद के युद्ध में वह वारजम शाह से पराजित हुआ। इन पराजयों ने गौरी का साहस नहीं तोड़ा और नहीं उसे लक्ष्य से हटा सकी। गौरी में परिस्थितियों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी। वह मानव चरित्र का अच्छा पारखी था। योग्य व्यक्तियों की तलाश करना और उनसे काम लेना उसे अक्सर आता था। ऐबक, एल्दोज और तुगरिल जैसे व्यक्ति जो उसकी सफलता के लिए उत्तरदायी थे, उनको गौरी ने शिक्षित किया था। मोहम्मद गौरी को शासन की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला, किंतु वह सांस्कृतिक प्रगति से उदासीन नहीं था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया। फखरुद्दीन राजी, नजामी उरूजी उसके दरबार से संबंधित थे। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी को आकृति वाले सिक्के चलाए। ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार मिल चुका है। गजनवी ने दोस्तों अपनी सेना में हिंदू लोगों को शामिल किया था और मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी पर सिक्के चलाए थे। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गौरी ने चौहानों के सिक्कों की भांति दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्रा चलवाई थी। कन्नौज विजय के पश्चात से गढ़वालों के सोने के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी आदि के चित्र अंकित किए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित था। मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रैंड का दिल्ली वाला नामक सिक्के चलाए थे। महमूद गजनवी ने भी और गौरी ने भी। मोहम्मद गौरी की दोस्तों उपलब्धि क्या थी? फखरुद्दीन राजी नजामी उरूजी गौरी के दरबार में थे। गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। ये भी इंपोर्टेंट है। तबकात नासरी के अनुसार एक बार गौरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं पर का आधार है, क्योंकि वे उसके सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं। उसने स्पष्ट कहा कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी होंगे। दोस्तों ये लक्ष्मी प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के हैं। और नंदी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे उसने, ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे। दिल्ली वाला सिक्का चलाया था उसने, दिल्ली वाला 56 ग्राम का, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु मोहम्मद गौरी की सिंधु नदी के तट पर दम्यक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 में हत्या कर दी। चंद्रदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस्माइली मत के अनुसार अनुयायियों ने हत्या की, तो कुछ इतिहासकार खोपरों को इसका श्रेय देते हैं। एल्दोज ने गौरी का शव गजनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी को नियुक्त किया था। यह भी इंपोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी में दफना दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु गयासुद्दीन ने उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया। अब तो बात करते हैं कि भाई मोहम्मद गौरी और गजनवी का मूल्यांकन, उनमें विशेष अंतर क्या था, ठीक है। भाई दोनों जो तुर्क थे, तो दोनों में अंतर क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महमूद गजनवी
जन्मजात सेनापति था। ठीक है, अपने किसी भी अभियान में, चाहे वह भारत में हो या मध्य एशिया में, वह कभी नहीं हारा। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनवी कभी नहीं हारा। जबकि मोहम्मद गौरी अनेक अवसरों पर पराजित हुआ, लेकिन इसकी विशेषता थी कि पराजय से उबरने एवं गलती सुधारने अपूर्व क्षमता का होना था। दूसरा अंतर, भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय महमूद गजनवी को है, परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। लेकिन वह बुनियाद महमूद गजनवी ने ही रखी, जिस पर गौरी ने तुर्की राज्य की स्थापना का खड़ा किया था, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था। तीसरा अंतर, दोनों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया। वस्तुतः दोनों के सामने भिन्न भिन्न परिस्थितियां एवं चुनौतियां थी और दोनों को अपने प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, इसलिए दोनों सफल हुए। जहां महमूद गजनवी को हिंद की दौलत प्राप्त करना था, वहीं गौरी को हिंद में साम्राज्य स्थापित करना था। अब बात करते हैं कि राजपूतों के हार के कारण क्या थे, क्यों हार गए। जब इतनी अच्छी सेना थी, इतने अच्छे राजा थे, इतनी सफल सेना थे, तो राजपूतों के हारने के मुख्य कारण क्या थे। इतिहासकार हसन निजामी और मिनाज सिराज ने तुर्की विजय को देवी कृपा का परिणाम माना। वहीं फखरे मुदब्बिर ने अपने ग्रंथ अदब उल हर्ब में तुर्की रण प्रणाली में गतिशीलता, अश्वारोहित सेना की प्रमुख भूमिका तथा भारतीय सामंत ढांचे वाली सेना को राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण माना। इतिहासकार गुजरात सरकार ने राजपूतों की पराजय का कारण इस्लामिक सिद्धांतों जैसे कि सामाजिक समता, नया धर्म, मुसलमानों का नशा मुक्त, भाईचारे की भावना सुप्त होना आदि को मानते हैं। हमारे पास इस संदर्भ में ठंडे देश के इतिहासकारों जैसे लेनपूल व इश्रत महोदय के भी तर्क उपलब्ध हैं। उनका मानना है कि चूंकि तुर्क ठंडे देश के निवासी और मांसाहारी होते थे, इसलिए उनका सफल होना लाजिम था। भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतों को देखकर यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों एवं विचारों का गहराई से परीक्षण किया जाए। इसलिए हम इससे पहले देखेंगे कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे, तभी पराजय के कारणों की सही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग करना पराजय कारण नहीं था। ठीक है, लोहे के रकाब, दोस्तों रकाब जो है घोड़ों पर प्रयोग होता था। ठीक है, क्योंकि रकाब भारत में 8वीं सदी से ही प्रचलित था। जैसा कि खुद फखरे मुदब्बिर के तथ्यों से भी प्रमाणित होता है। सतीश चंद्र महोदय का मत है कि हाल के अनुसंधान यही दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से अधिक बेहतर हथियार भी नहीं थे। राजपूतों के पराजय के कारण भौगोलिक एवं आहार संबंधी भ्रम तर्क भ्रामक एवं पूर्वाग्रह से युक्त है। राजपूतों में भी मांसाहार की प्रथा थी। ठंडे प्रदेश के सैनिक अच्छे व शक्तिशाली योद्धा हो, यह ठंडा तर्क ठंडे प्रदेश के इतिहासकार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय सैनिकों की विदेशी में भारी मांग थी। हकामनी शासक छयास तथा तारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों की नियुक्ति अपने सैन्य संगठन में की थी। आरबेली के युद्ध में सिकंदर के युद्ध के विरुद्ध लड़ने हेतु तारा तृतीय ने भारतीय सैनिकों को विशेष रूप से मंगाया था। कहने का सार है कि भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे और वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि स्वयं महमूद गजनवी एवं उसके तत्कालीन मसूद दोनों ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की। तिलक एवं सेवंद राय प्रमुख थे। धर्म की भूमिका को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। यदि मुसलमान अल्लाह व कुरान के नाम पर पूजा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते थे, तो राजपूत भी काली एवं भैरव के नाम पर युद्ध को कीड़ा समझकर प्रस्तुत करते थे। फिर
अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका होती तो गोरी 2 बार भारत में क्यों हारा? सही बात है दोस्तों। भारत में व्याप्त जाति प्रथा को भी अतिरंजित करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि तुर्क एवं राजपूत दोनों समाज विभाजित थे। यहीं पर इसकी भी चर्चा कर देना तर्क है कि भारत में कभी भी जाति प्रथा ने निम्न जातियों को सेना में शामिल होने से नहीं रोका। कुछ कौटिल्य ने प्राचीन काल में शूद्रों की सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया था। यही कारण है कि आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से राजपूत सेना तुर्क सेना से बड़ी होती थी। दूसरे, भाईचारे की भावना से तुर्क सेना कभी ओत पोत नहीं थी। वे खुद बलबन का भी कथन है कि मैं आफरा श्याब का वंशज हूँ और मैं जब भी निम्न कुल में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे नथुने हड़पने लगते हैं और मेरे हथियार, मेरे हाथ तलवार पर चले जाते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें इस पार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि राजपूतों की तुलना में तुर्कों में सामाजिक बंधनों की कसावट ढीली थी। तुर्कों में सामाजिक भेदभाव उतना जटिल नहीं, गंभीर नहीं था जितना कि हिंदू समाज में था। भारत समाज में प्रत्यक्षतावादी प्रवृत्ति का प्रसार था। लोग अपने छोटे छोटे क्षेत्र को अपना देश मानते थे। समाज में कलिबद्ध सिद्धांत विदेश यात्रा निषेध लागू था, जिसके कारण बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका। सतीश चंद्र के अनुसार यही कारण है कि भारतीयों के बीच से विदेशियों का अध्ययन करने वाला कोई अनुभवी नहीं निकला। बौद्धिक रूप से तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत पिछड़ा रहा। अब यह दोस्तों प्रश्न उठता है, अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूतों की पराजय के मूल कारण क्या थे? तो इसका जवाब ABM हबीबुल्लाह मौजूद देते हैं कि गौरी की सफलता को किसी तात्कालिक घटनाक्रम में नहीं खोजना चाहिए, अपितु यह एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम थी जो समूची 12वीं सदी में जारी रही। इस चंद्र महोदय के अनुसार वस्तुत हिंदुस्तान में सिंधु से बाहर पैर जमाने की टोही गतिविधियां महमूद गजनवी के उत्कर्ष के एक सदी पूर्व से ही शुरू हो गई थी। फिर महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी पंक्ति को तोड़ दिया। यहीं से भारत को सामरिक दृष्टि से बचाव नीति अपनाने को विवश होना पड़ा। वास्तव में हार की पटकथा तो यहीं से शुरू हो गई थी कि 1192 में जाकर समाप्त होती है। काबुल, जाबुल, जमींदाबर अर्थात हलबंद नदी के आसपास का क्षेत्र जिसे अल हिंद कहा जाता था, 9वीं सदी से ही तुर्कों के कब्जे में आ गई। ज्ञातव्य है कि राजपूत राज्यों ने सामरिक अंतर्दृष्टि के नितांत अभाव का परिचय दिया। वे अफगानिस्तान, पंजाब से तुर्कों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई साझा रणनीति मोर्चा न बना सके। राजपूत सैन्य ढांचे पर डाले तो यह सैन्य संगठन नेतृत्व से हीन था। एक तो सामंती पिता कारण राज्य की आय सीमित हो गई, क्योंकि बुराइश का विभाजन सामंतों में हो जाता था। इससे ऊपरी व केंद्रीय नेतृत्व को इसका अल्प भाग ही प्राप्त होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित हो गए। यानी कि दोस्तों जो भी सामंत थे वो ज्यादा कर अपने पास और थोड़ा सा कर जो है वो अपने राजा को भेजते थे। वे राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का बोझ उठाने में असमर्थ थे। राजपूत शासक या सामंत द्वारा जुटाई गई एक विकेंद्रीकृत सेना का नेतृत्व करते थे, वही तुर्क इक्तदारी के माध्यम से केंद्रीय सेना का गठन करते थे। इसलिए राजपूतों की पराजय के कारणों में इक्तदारी पद्धति का सामंतवादी पद्धति के ऊपर विजय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राजपूतों में रणनीतिक दृष्टि की कमी थी, लेकिन इसी के साथ उनकी रण पद्धति भी तुर्कों से बेहतर नहीं थी। मिन्हाज के अनुसार सर्वप्रथम भारतवर्ष में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया। ये इंपोर्टेंट है। तो
अगर गजनबी की बात करें तो मैंगलक और मोफ्ता गजनबी ने, और करवा नामक अस्त्र मोहम्मद गौरी ने प्रयोग किया था। करवा अस्त्र गौरी का महत्वपूर्ण उपकरण था। तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण घुड़सवार होने की ख्याति प्राप्त थी। राजपूत जहां अपनी सारी सेना एक साथ झोंक देते थे, वहीं तुर्क अपनी एक छोटी छोटी कौतुली सेना के रूप में बचाकर रखते थे, जिससे वे अपनी हार को जीत में बदल सकें। ध्यातव्य है कि इसी कौतुली सेना के बल पर कड़ा एवं अवध के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था। बाबर कहता भी है, भारतीय मरना जानते हैं, युद्ध करना नहीं। राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना, भागती सेना पर हमला न करना के साथ साथ भारतीय एवं तुर्क शासकों में हार के कारणों दृष्टिकोण का भी बुनियादी फर्क था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या कर लेते थे, जैसे कि महमूद गजनवी एवं ऐबक से हारने के पश्चात जयपाल एवं हरिराज द्वारा आत्महत्या किया जाना। वहीं तुर्क शासक हार के कारणों का गहन परीक्षण कर स्वयं में महत्वपूर्ण सुधार कर पूर्ण रण क्षेत्र में उतरते थे। जैसे 1192 में मोहम्मद गौरी फिर उस तरह में लड़ा जहां वह 1 वर्ष पूर्व हार चुका था। कुल मिलाकर राजपूतों के प्राथमिक कारणों में सैनिक संगठन, नेतृत्व की कमजोरी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन, राजपूतों में व्याप्त व पृथक्करण का भाव भी था, जिसके कारण वे एक राज्य होकर समूहबद्ध न हो सके और एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के सामने हाथ चले गए। दोस्तों, मलिक इजुद्दीन मोहम्मद बख्तर खिलजी का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। यह मूल रूप से गरमसीर का रहने वाला था। 15वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बख्तियार ने विक्रमशिला नालंदा पर अधिकार कर उदंडपुर में दुर्ग बनवाया। जब बख्तियार खिलजी के तिब्बत अभियान का अंत एक मान दुर्घटना के साथ हुआ, तब उसने कहा था, संबत मेरे स्वामी सुल्तान मुजुद्दीन के साथ कोई दुर्घटना हुई है, जिसके फलस्वरूप भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। अंत में अली मर्दान ने बख्तियार की हत्या कर दी। अब ये मलिक बहाउद्दीन तुगलक कौन था? उपाधि अल मुजुद्दी सुलातीन मोहम्मद गौरी का दास था। या धन का दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई तो उसी का दिन कर दिया गया। बाद में उसने बयाना प्रदेश में सुल्तानकोट नामक नगर बसाया और उसे अपना मुख्यालय बनाया। बहाउद्दीन तुगलक की ऐबक से शत्रुता थी। मिन्हाज के अनुसार बयाना के क्षेत्र में बहाउद्दीन तुगलक द्वारा किए गए अनेक सार्वजनिक काम उसके स्मारक के रूप में मौजूद हैं। करामी संप्रदाय कौन था? यह नाम मोहम्मद बिन कासिम कराम 869 के नाम पर पड़ा, जो सिस्तान का निवासी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने करामियों को संरक्षण दिया। कालांतर में करामी संप्रदाय ने इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच एक प्रवेश मार्ग की भूमिका निभाई। मिनाज के अनुसार गयासुद्दीन और मुजुद्दीन दोनों भाई पहले करामी थे। इसके पश्चात शेख बयुद्दीन मरवारुदी के प्रयासों से वे सुन्नी सल्तनत शरीयत में सम्मिलित हुए। उनके धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिनाज एवं इब्न इसीर ने भी किया है। गाजी, तो गाजी क्या है? इसका अर्थ विधर्मियों का कत्ल करने वाला होता है। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते थे। इनको राज्य द्वारा कोई नियमित वेतन नहीं मिलकर खुम्स में तो हिस्सा मिलता था। खुम्स में से, ठीक है, खुम्स मतलब लूटा या गड़ा हुआ धन। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का विरक्षक होता था। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व था। महमूद गजनवी ने गाजी की पद धारण की। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी तोड़ा, गयासुद्दीन तुगलक। 1451 ईस्वी में बैरल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण
की थी। दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।